ऑटो रिक्शा में बैठते ये हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और वो राजस्थान की गलियों में पैदल घूम रहे हैं। सिंगापुर को कहा जाता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो क्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है इंडिया के अंदर, वो ईयर 2000 से लेके ईयर 2023 तक $153 बिलियन है। सिंगापुर में जितना बिजनेस हो रहा है वो तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी की वजह से हो रहा है। आई थिंक इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि भारत किस तरीके से अपने एग्जाम्पल्स पूरे वर्ल्ड में सेट कर रहा है। बेसिकली जितने भी ये छोटे मुल्क हैं जिनके पास नेवीज नहीं है, इंडिया इज प्लेइंग विद देम, इंडिया इज मेकिंग देम एंड टेलिंग देम लुक व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू, यू विल बी अनसेफ, जैसे अमेरिकन करते हैं। हम जो ब्लीड कर रहे हैं इसकी बड़ी वजह जो है वो अमेरिका बहादुर है, उसके इस खित्ते में इंटरेस्ट चूंकि वेरी करते रहते हैं, लिहाजा वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी करने वाला है। ये नेक्सस है होस्टाइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और अफगान तालिबान गवर्नमेंट के अंदर रोग और होस्टाइल एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स, और तीसरा ऑफ कोर्स भारत, इंडिया। चाइना ने ये हाल कर दिया है कि मालदीव्स पानी के लिए भीख मांग रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, बूंद बूंद के लिए। ये स्टोरी है दोस्तों। यही अगर भारत होता तो भारत वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाता। तो सिंगापुर को ये बता रहा है कि आप अगर एक महफूज कारोबार कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। और वो ये इस तरह कि हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने 10 शिप्स भी डिप्लॉय की हुई हैं रेड सी के अंदर। और रिसेंटली ये एक बात चली थी कि शायद भारत जो है उसने कोई 8 एक के करीब सबमरीन्स जो हैं वो भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेजी हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले कल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल की बात है, डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो एक डिस्कशन कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे, आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में है, उसमें वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उन्होंने एक बात जो कि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिंगापुर को ये कहा कि इंडिया की नेवी इस मुश्किल वक्त के अंदर जो रेड सी के अंदर सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें आपकी मदद कर रही है। सो एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम रेड सी इन सिंगापुर, वी आर मेकिंग दिस हैपन। सो वो हम उसमें बड़ा काम कर रहे हैं आपके लिए। अगर हम ना हो तो आपको ये प्रोडक्ट्स ना पहुंच सके। दिस इज व्हाट ही सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेवी वहाँ पे काम ना करे, हमारी नेवी वहाँ पे ऑफेंसिव एक पोस्चरिंग ना करे, तो आप सिंगापुर जो है वो उसकी सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। दिस इज़ व्हाट इज सेड। अब ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है इस सेंस में। गो के देखिए, इंडिया और सिंगापुर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये को आज के ताल्लुकात नहीं है, ये जिसे वो कहते हैं ना 80s के ताल्लुकात, 18th सेंचुरी के ताल्लुकात हैं। जब उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जाया करती थी सिंगापुर जो है, और उस वक्त इंडिया आपको पता है हर मुल्क के साथ ताल्लुक जो है वो जोड़ता है उस वक्त से जब जो द मुस्लिम्स और द ब्रिटिश रूल्ड है। वो कहते जी क्योंकि इंडिया के कनेक्शन तो थे ना, वो तो बाहर से लोग आए हुए थे, वो तो यहाँ के लोग नहीं थे। सो दे बेसिकली दे टेल द स्टोरी दिस वे। सो अब वो कह रहे हैं कि जी हम अगर आज इंडिया उन ममालिक से है जिसने 1965 में सिंगापुर को रिकग्नाइज किया, तब से बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं। और जब इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आया तो तब से सिंगापुर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और एंड देन जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की ममालिक हैं उनके साथ जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उस दौर से जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बड़ी कुर्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है
इन टर्म्स ऑफ इंडिया और सिंगापुर के ताल्लुकात के हवाले से। सो अगर आप इसको देखें एंड देन आप इसको देखें कि तकरीबन इंडिया और सिंगापुर की जो आई थिंक जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज़ अराउंड $35 बिलियन। बहुत बड़ा नंबर है, इतना कोई थोड़ा नंबर नहीं है। पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि वो इकोनॉमिकली टेक ऑफ करने जा रहा है, कोशिशें पूरी हो रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फ़ौज की तमाम इदारों की फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि मैं मादी भी देखें कि जब भी पाकिस्तान के ज़रा सी रे ऑफ होप आती है इकोनॉमिकली और सेल्फ रिलायंस की तरफ, तो ये एकदम ये दहशत गर्दी की वेव जो है शुरू हो जाती है। ये तो बड़ी जनरल बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में वो देयर इज अ नेक्सस, एक इस नेक्सस को समझना ज़रूरी है। ये नेक्सस है होस्टाइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और अफगान तालिबान गवर्नमेंट के अंदर रोग और होस्टाइल एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स, और तीसरा ऑफ कोर्स भारत, इंडिया और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। एंड इनके प्रॉक्सी कौन है? CTP, PLA और कुछ ऐसे ग्रुप जो कि अफगानिस्तान बेस्ड हैं या उनके फैसिलिटेटर्स हैं या उन्होंने अपने कुछ सेल कायम कर लिए हैं ओवर द पीरियड इन KP एंड बलूचिस्तान, और फिर ये लोग दहशत गर्दी करते हैं। और आप नोट करें कि इनका टारगेट जो है वो मिलिट्री तनसीबात है, और ख़ासकर जो नई अब चीज़ सामने आ रही है, खैर पहले भी कई दफ़ा हो चुका है लेकिन लेटली फिर हो गया है कि ये चाइनीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान में जब ये तनसीबात को टारगेट करते हैं तो इनका मकसद ये होता है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि CPEC को डिरेल करो, CPEC में चाइनीज़ को डराओ। गवादर एयरपोर्ट इस साल इनॉग्रेट होने वाला है, चाइनीज़ को अंडर कॉन्फिडेंट करो, चाइनीज़ शुड लूज इंटरेस्ट एंड गेट स्केर्ड, और उनको बलूचिस्तान से किसी तरह एज आउट किया जाए, और CPEC फेज 2 जो है वो आगे पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, KP में वो आगे ना चल सके। तो एक मकसद है कि कैसे इन दहशतगर्द हमलों से चाइनीज़ को किया जाए। आपने देखा नॉर्दर्न एरिया में 2-3 हमारे जो मेगा डैम्स हैं जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो लिंक्ड है, लेकिन उनमें भी ये सेकंड थर्ड टाइम हुआ है कि जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया गया है, और वो और ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ये चाइनीज़ वर्कर्स को जो टारगेट किया जा रहा है, अभी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया, तो जब भी कोई चाइनीज़ शहरी पाकिस्तान आता है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या अलहदा से रखे जाते हैं, उसको ख़ास कोई सिक्योरिटी दी जाती है? ये बार बार उन पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं